हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 23 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। पिछली क्लास में हमने समझा था कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है क्रोमेटिन मटेरियल, और जब सेल को डिवीजन करना होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस जब होती है, तब वही क्रोमेटिन क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस भी मैंने आपको समझाई थी, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। आज हम उसी क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कि डिस्कवरी किसने की है क्रोमोसोम की, तो हॉफमिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है। और ये जो क्रोमोसोम वर्ड है, ये वोल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वाल्डेयर्स रिंग पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। वही वाल्डेयर साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम वर्ड भी दिया था बेसिकली, जिन्होंने वाल्डेयर रिंग बनाई थी। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये मोस्ट कंडेंस्ड और कोइल्ड क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन ही जब बहुत ही कंडेंस हो गया था, बहुत ही ज्यादा कोइल हो गया था, तब उसने क्या बना दिया था, क्रोमोसोम बना दिया था। ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली, यहाँ पे ओनली वर्ड भी आप लिख सकते हो। जब सेल को डिवाइड करना है, केवल तभी क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है, वो अपने इंटरफेज की स्टेज में है, तब सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मिलेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा होगा, सेल का डिवीजन हो रहा होगा, तब आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे, या क्रोमोसोम ऑब्जर्व हो जाएंगे। द इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या है, बेसिकली जो इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत ही लूज, क्रोमेटिन लूज भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है। जो लूज होता है उसी को यू क्रोमेटिन बोलते हैं, जो डेंस होता है उसी को हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ये इनडिस्टिंक्ट होता है, अलग नहीं होता है। ये नेटवर्क बनाता है किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। क्रोमेटिन के अंदर बेसिकली डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। डीएनए और आरएनए को मिलाकर लिखा है न्यूक्लियो वर्ड, क्योंकि इन दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसलिए उसके लिए लिखा है न्यूक्लियो वर्ड। इस क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है प्रोटीन। तो क्रोमेटिन क्या है, एक टाइप का न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम भी हमने समझा था एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि वायरस भी एक टाइप का न्यूक्लियो प्रोटीन ही होता है। तो चाहे वायरस बोले, क्रोमेटिन बोले या राइबोसोम बोले, तीनों ही न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर आती है स्ट्रक्चर्स। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल्स शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। देखो, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो न्यूक्लियस की जगह आपको क्या दिखते हैं, केवल क्रोमोसोम्स दिखते हैं। बेसिकली एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, जब सेल इंटरफेज में है तब। जब इस इंटरफेज से सेल को डिवाइड करना होगा तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाएगी, और अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। इसलिए हमें न्यूक्लियस के स्थान पे केवल क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई और जो क्रोमेटिन था उसने क्या बना लिए, क्रोमोसोम बना लिए। तो न्यूक्लियस के स्थान पे, प्लेस पे हमें क्या दिखेंगे, केवल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम दिखेंगे, जिनकी स्ट्रक्चर बन चुकी है सेल के अंदर। तो आई होप इट इज क्लियर। आगे लिखा है क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, इसलिए ये जीन बियरर्स होता है। बियर का मतलब होता है अपीयर होना, दिखना बेसिकली। तो इसके ऊपर जीन दिखते हैं, ये जीन को दिखाने वाला फैक्टर है। जीन बियरर्स कौन होते हैं, क्रोमोसोम ही होते हैं। लेंथ जो होती है किसी भी क्रोमोसोम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ जीन्स पे। जिस क्रोमोसोम के अंदर सबसे ज्यादा जीन होंगे उसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, जिसके अंदर सबसे कम जीन होंगे उसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ जीन्स और लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। आगे लिखा है इस क्रोमोसोम की जो बेस्ट स्ट्रक्चर की स्टडी हो सकती है, स्ट्रक्चरल बेस्ड स्टडी कहां पे होगी, मेटाफेज के अंदर होगी। अब ये मेटाफेज सेल डिवीजन की एक स्टेज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंडेंस्ड और बड़े बड़े क्रोमोसोम मिलते हैं। कुछ इस टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो इनकी जो है स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी स्टडी इसमें की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखा है मेटाफेज का वर्ड, जो आपको समझ में आना चाहिए। और सेल डिवीजन चैप्टर में ये वर्ड और क्लियर होंगे और ये चीजें और समझ में आएगी। शेप की स्टडी अगर आपको करनी है किसी क्रोमोसोम की, तो वो एनाफेज स्टेज के अंदर होती है। बेसिकली मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, और एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम अपने दो क्रोमेटिड के अंदर टूट के अलग अलग पोल्स पे जाने लगता है। ये वाला इधर जा रहा है और वो वाला उधर जा रहा है।
यहां पर दिखता है शेप ऑफ क्रोमोसोम। ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है ये वी शेप का दिख रहा है, तो इसको वी शेप क्रोमोसोम बोला जाता है, जो हम आगे सीखेंगे। बट इतना ध्यान रखो कि शेप कब दिखता है क्रोमोसोम का, एनाफेज स्टेज के अंदर, जब मेटाफेज के क्रोमोसोम टूटकर अलग अलग पोल्स पे जाने लगते हैं तब। अगली लाइन में लिखा है ए सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। जो एक सेल होता है ह्यूमन का, उसके अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा धागा होता है, किसका, डीएनए का। एक सेल बहुत बहुत छोटा है, उसकी जो लेंथ है वो माइक्रोमीटर के अंदर है। उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसकी लेंथ बहुत बहुत छोटी है, नैनोमीटर से भी छोटी है। उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए डालना है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, इतनी छोटी स्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा डीएनए जब डाला जाएगा तो क्या उस डीएनए को हाईली कंडेंस करना पड़ेगा, हाईली कॉइल्ड करना पड़ेगा, तभी वो डीएनए उसके अंदर जा सकता है। इसीलिए ये जो डीएनए होता है हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड होता है, ये वर्ड लिखा जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये जो 2.2 मीटर का डीएनए होता है ये बंटा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग 46 क्रोमोसोम, या फिर इसको आप 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। या तो बोलो कि ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम है, या बोलो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिनके अंदर ये 2.2 मीटर लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए क्या होता है, बंटा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी लाइंस क्रोमोसोम के बारे में आपको समझ में आई होगी। तो यू प्लीज नोट दिस। उसके बाद हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कि आखिर इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लगा लेते हैं स्ट्रक्चर की, और यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम को जब हमने बनाया था डीएनए से, उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस को पढ़ के, तो यहाँ पे बनाया था बेसिकली, उसको मैंने सिंपल वर्जन में बनाया था। अब थोड़ा डिटेल में सीखेंगे उसके बारे में कि क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हम इस क्रोमोसोम को बनाने में। तो बेसिकली कुछ ऐसा क्रोमोसोम का थ्रेड आपको ड्रॉ करना है, और एक क्रोमोसोम के अंदर एक थ्रेड या फिर आप 2 थ्रेड भी बना सकते हो। यहां से थोड़ा स्ट्रेट बनाना पड़ेगा हमें, ये हमने स्ट्रेट रखा और यहां पे फिर से ऐसे कर दिया। तो ये 2 थ्रेड बनाए हैं हमने बेसिकली। इन थ्रेड के नाम क्या है, इसका नाम होता है क्रोमोनिमेटा। इसका नाम क्या है, क्रोमोनिमेटा इसका नाम है बेसिकली। ये जो धागा दिख रहा है आपको, ये डीएनए का बना हुआ धागा है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। बेसिकली ये क्रोमेटीन का धागा है, आप ऐसा समझ सकते हो। इस क्रोमेटीन के धागे के ऊपर जहां जहां आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है बेसिकली क्रोमोमियर्स। क्या नाम है, क्रोमोमियर्स। ये जो क्रोमोमियर्स है इन्हीं को बोला जाता है जीन्स। जीन्स वर्ड का मतलब ही होता है क्रोमोमियर्स। अब ये जीन होते क्या है, डीएनए विच कैन मेक आरएनए एंड प्रोटीन्स। ऐसा डीएनए जो आरएनए बना सकता है और वो आरएनए प्रोटीन बना सकता है, उस डीएनए को ही क्या बोला जाता है, क्रोमोमियर्स बोला जाता है। उसी का सिंपल भाषा में नाम है जीन। और जीन्स के बीच में क्या होती है, क्रोमोनिमेटा की एक थ्रेड होती है जो डीएनए की बनी हुई है बेसिकली। इन दोनों थ्रेड्स के ऊपर बेसिकली ये कवरिंग होती है पेलिकल प्रोटीन की। तो उस कवरिंग को भी हम ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसी पेलिकल की कवरिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसी। तो कुछ ऐसी ये हमने बनाई है। ये जो ब्लू कलर से हमने बनाई है ये क्या है, ये बेसिकली पेलिकल की कवरिंग है। पेलिकल की कवरिंग है जो दोनों क्रोमोनिमेटा के ऊपर होती है, इन डीएनए को कवर करती है बेसिकली। इस पेलिकल कवरिंग के जो दोनों टिप पॉइंट होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके ऊपर कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा रहता है। इस सब्सटेंस की वजह से ये दूसरे क्रोमोसोम से चिपकते नहीं है। इस सब्सटेंस का नाम होता है टीलोमियर। क्या नाम होता है, टीलोमियर। ये टीलोमियर जो है वो दूसरे से चिपकते नहीं है, यानी कि ये नॉन स्टिकी एंड्स होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, जो दूसरे क्रोमोसोम से चिपकेंगे नहीं बेसिकली।
और कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। जैसे ये ब्लू कलर के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर पेलिकल है और ये स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता है जितना हमने बनाया है। इसके अंदर कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं इस पेलिकल लेयर के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन सबसे पहले बनाया है हमने, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसी का नाम रखा जाता है सेंट्रोमियर। क्या रखा जाता है? सेंट्रोमियर। अगर क्रोमोसोम का नाम आपने सुना हो तो सबसे पहले बात सेंट्रोमियर पे ही की जाती है जब क्रोमोसोम के बारे में कुछ भी समझाना होता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर के अंदर होता क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जीन्स ऊपर बनाए हैं, नीचे भी बनाए हैं, लेकिन इस जगह पे जीन्स नहीं बनाए हैं जहां पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे नो जीन्स प्रेजेंट, यहां पे कोई जीन्स होते ही नहीं है। ऑल जीन्स आर एब्सेंट, नो जीन्स आर प्रेजेंट, ऐसी लाइनें हम लिख सकते हैं यहां पे। उसके अलावा ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, उनको भी हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप समझो कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा क्रोमोसोम के ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन बनता है नीचे की तरफ, यहां पे ये बना दिया हमने, ये दूसरा कंस्ट्रक्शन है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसके नीचे का भाग जो है उसको एक अलग नाम देते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कोई जीन है ही नहीं, यहां भी क्या है? नो जीन्स, यहां पे भी जीन्स नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नीचे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम रखा जाता है सैटेलाइट। बेसिकली क्या रखा जाता है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? क्रोमोसोम का वो भाग जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे होता है। और ये जो सैटेलाइट होता है ये कभी भी स्टैंड नहीं होता है, तो ये नॉन स्टैंड पार्ट होता है। बेसिकली नॉन स्टैंड पार्ट कौन सा है? सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट सभी क्रोमोसोम्स के अंदर नहीं होता है। जैसा कि हमने लिखा है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, तो इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसका नाम है सेंट्रोमियर, इसके बारे में आप लिख सकते हो प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स। ये सभी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे वाला पार्ट है, ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होता है ना। तो सैटेलाइट किसके पास होता है? बेसिकली उस क्रोमोसोम को बोला जाता है सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम किसका नाम है? ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर सैटेलाइट मिलता हो, उसी का नाम क्या है? सेट क्रोमोसोम नाम है। और इस सेट क्रोमोसोम ये कौन से होते हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूं ह्यूमन की सेल में, तो ह्यूमन की सेल में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15 और 21, 22 और वाई, ये क्रोमोसोम होते हैं जो सेट क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। सेट क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। आप ये भी कह सकते हो जिनके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनेगा तो उसके नीचे का भाग क्या बन जाएगा? सैटेलाइट बन जाएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जहां पे होगा वहां पे सैटेलाइट होगा ही होगा, और जहां पे सैटेलाइट होगा उसे बोलेंगे सेट क्रोमोसोम। और ह्यूमन सेल के अंदर सेट क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जोर से बोलेंगे सभी, 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम। ये जो वाई है ये सेक्स क्रोमोसोम है, और ये जो बाकी के क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम्स है बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको इतनी चीजें समझा पाया हूं। और कुछ बातें करते हैं इस क्रोमोसोम के बारे में। ये जो सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर प्रोटीन की डिस्क लगी हुई होती है कुछ ऐसी। ये रेड कलर में जो बना रहा हूं ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रोटीन की डिस्क है, दोनों तरफ हमने ये डिस्क बना दी है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन की डिस्क है। इस डिस्क का नाम होता है काइनेटोकोर। क्या नाम होता है? काइनेटोकोर इसका नाम है। इसका काम क्या है? बेसिकली काइनेटोकोर नाम है तो काम क्या है? यहां से जुड़ते हैं बेसिकली स्पिंडल फाइबर, अटैच्ड स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर कौन सी बला है? क्रोमोसोम को अलग अलग करने के लिए। ये जो क्रोमोसोम है इसको दो भागों में तोड़ा जाएगा। बेसिकली इसका एक क्रोमोनिमेटा दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमोनिमेटा दूसरी तरफ जाएगा। जब इसको तोड़ना होगा तो इससे रस्सियां जुड़ेगी, उन रस्सियों का नाम क्या है?
स्पिंडल फाइबर। ये कब जुड़ेगी? सेल डिवीजन के टाइम पे। कहां से जुड़ेगी? तो इस काइनेटोकोर जो प्रोटीन की डिस्क है वहां से क्या जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। वो स्पिंडल फाइबर इस प्रोटीन डिस्क को पकड़ के खींचते हैं दोनों तरफ, जिससे ये क्रोमोसोम दो अलग अलग भागों में टूट जाता है और उन अलग अलग भागों को ही क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। तो मैं एक चीज आपके सामने और क्लियर करना चाहूंगा यहां पे, ये जो क्रोमेटिड है ये क्या होता है? जनरली अगर हमने ऐसा बनाया है क्रोमोसोम और उसके अंदर एक थ्रेड हमने बनाया है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्रोमेटिड। क्या नाम होगा? क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, हम ये समझ चुके हैं। अगर हमने ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है और इसके अंदर दो क्रोमोनिमेटा के थ्रेड बना दिए हैं तो इसी का नाम क्या हो गया? इसी का नाम हो गया है क्रोमोसोम, क्योंकि इसके अंदर दो क्रोमोनिमेटा के क्या है? थ्रेड है। इन दो थ्रेड को अच्छे से दिखाने के लिए कभी कभी इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को ऐसे भी बनाते हैं, जैसा कि सेल डिवीजन चैप्टर में हम मेटाफेज स्टेज में बनाएंगे। एक थ्रेड को इधर दिखा दिया, दूसरे थ्रेड को इधर दिखा दिया। कितने क्रोमोसोम है या क्रोमेटिड है ये कैसे पता चलता है? अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर एक क्रोमोनिमेटा है तो वो क्रोमेटिड ही होगा। अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर दो क्रोमोनिमेटा है तो वो क्रोमोसोम ही होगा। इसके अंदर दो क्रोमोनिमेटा दिख रहे हैं क्या? इसका मतलब ये क्या बनाया है हमने? क्रोमोसोम बनाया है, क्रोमेटिड नहीं बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। आगे हम क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के बारे में और भी बातें करेंगे। एक बात और समझा दूं कि एक क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली यहां पे एक लिखना था। एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं। कितने होते हैं? दो क्रोमेटिड होते हैं। अगर मैं कहूं कि ये क्या है? एक क्रोमेटिड है, तो ये क्रोमेटिड क्या करेगा? एक और क्रोमोनिमेटा को बनाएगा। जब ये क्रोमोनिमेटा बनेगा तो यहां पे क्रोमोनिमेटा के दो थ्रेड बन जाएंगे। उसके बाद ये क्रोमेटिड नहीं कहलाएगा। दो थ्रेड बनने के बाद ये क्रोमोसोम कहलाने लगेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं क्रोमोसोम और क्रोमेटिड के बारे में, ताकि कोई भी नीट का क्वेश्चन उठाओ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने, आपको देख के बताना है कि ये क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम है। कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका हर एक डाउट क्लियर करना। तो इन स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी क्रोमेटिड हो सकता है, कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है। देखना बहुत ध्यान से, मैं इसके अंदर क्रोमोनिमेटा के थ्रेड्स बना रहा हूं। आपको बताना यह है कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा क्रोमेटिड है। ये बेसिकली हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रोमेटिड है और कौन सा क्रोमोसोम है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इनको नंबर्स भी दे देता हूं। 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको दिए हैं, तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूं इनके आंसर्स आपको। कभी भी क्रोमोसोम और क्रोमेटिड को आपको पहचानना है तो आप नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा देखोगे। क्या इसके अंदर एक ही क्रोमोनिमेटा है? एक ही क्रोमोनिमेटा है। और इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो भी कितना है? एक ही है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक क्रोमेटिड होगा। क्या होगा? क्रोमेटिड होगा। क्या यहां पे दो क्रोमोनिमेटा है? दो क्रोमोनिमेटा है और सेंट्रोमियर भी कितना है? एक है। तो ये क्या होगा? एक क्रोमोसोम होगा। ये क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है, तो ये भी क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक ही क्या है? क्रोमोनिमेटा है बेसिकली। अगर एक ही क्रोमोनिमेटा है तो इसका नाम क्या होगा? क्रोमेटिड होगा। इसका नाम क्या होगा? क्रोमेटिड होगा। ये क्रोमेटिड है इतना बड़ा स्ट्रक्चर बाद होने के बाद भी, और ये क्या है? छोटा सा स्ट्रक्चर होने के बाद भी क्रोमोसोम है। तो ऐसा कतई नहीं है कि क्रोमेटिड जो है वो क्रोमोसोम से छोटा होता है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितने क्रोमोनिमेटा है और कितने सेंट्रोमियर है। बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा डिसाइड होता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से,
और क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम है ये डिसाइड होता है क्रोमोनिमेटा के नंबर से। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही बेसिकली 2 है क्रोमेनिमेटा, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। तो मैं अब आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे अबाउट क्रोमोसोम और क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये लाइन भी आपको यहीं से समझ में आएगी, क्योंकि क्रोमेटिड के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोनिमेटा, एक क्रोमोनिमेटा। इस क्रोमोनिमेटा को एक और वर्ड भी देते हैं, उसे भी आप ध्यान में रखना, क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा लिखे या क्रोमोनिमेटा लिखे, दोनों का मतलब क्या है, सेम सेम। क्रोमेटिड के अंदर एक ही होता है और क्रोमोसोम के अंदर कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। इसीलिए एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, 2 क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमा है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। एक चीज जो मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अभी अभी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि यहां पे क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। वो किसके अंदर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे वाला भाग सैटेलाइट है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और सैटेलाइट दोनों ही कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, सेट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और कौन से क्रोमोसोम सेट होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम। तो इतनी बातें हमने कर ली थी। उसके अलावा ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसी को नाम दिया जाता है NOR, यानी कि न्यूक्लियर ओरिजिन रीजन। ऐसा रीजन है ये, ऐसी जगह है ये, ऐसा क्षेत्र है ये, जहां से ओरिजिन होगी, उत्पत्ति होगी किसकी, न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस गायब हो जाता है और वापस बनना होता है, तो उस न्यूक्लियस को वापस कौन बनाता है, बेसिकली न्यूक्लियोलस को बनाता है ये, इसलिए यहां पे वर्ड न्यूक्लियर आता है ना। तो न्यूक्लियर ओरिजिन रीजन किसको बोलते हैं, NOR को ही बोलते हैं। और NOR क्या होता है, बेसिकली ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का ही दूसरा नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। यू प्लीज ड्रॉ दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और लाइंस क्रोमोसोम्स के बारे में। सबसे पहले हमने लिखा है सेंट्रोमियर, तो स्ट्रक्चर में हम समझ चुके हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का ही नाम क्या है, सेंट्रोमियर नाम है, जिसके ऊपर क्या लगी होती है, काइनेटोकोर की 2 प्रोटीन की डिस्क लगी होती है। उन्हीं डिस्क से क्या जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। आगे हमने लिखा है काइनेटोकोर बॉडीज के बारे में, तो ये डिस्क शेप के प्रोटीन होते हैं, स्पिंडल फाइबर यहां से जुड़ते हैं। एवरी क्रोमोसोम के पास क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर होता ही होता है। जितने संख्या में सेंट्रोमियर होंगे, जितना नंबर होगा सेंट्रोमियर का, उतना ही नंबर किसका होगा, क्रोमोसोम का होगा। ये बात आप ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से डिसाइड होता है। On the side of which disc-shaped structure are called kinetochores are present. इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर की डिस्क प्रेजेंट होती है बेसिकली। आगे लिखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसी का दूसरा नाम क्या है, नोर। नोर का फुल फॉर्म ध्यान से नोट करना, न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन है। इससे पहले जब मैंने नाम लिखा था तो शायद गलती से मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस ही होगा, क्योंकि ये जो रीजन है ये न्यूक्लियोलस को ओरिजिनेट करता है, तो इसका नाम रख दिया न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन। जहां से उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है किसकी, न्यूक्लियोलस की, वो रीजन है, ये क्षेत्र है। ये कहां पे होता है, ओनली सेट क्रोमोसोम में होता है। सेट वर्ड आया है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नीचे के भाग को बोलते हैं, जो कि नॉन स्टैंड होता है, जहां पे कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता है। उस सैटेलाइट के नाम पे इस क्रोमोसोम को बोल दिया सेट क्रोमोसोम। और ह्यूमन के अंदर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे लिखा है टीलोमियर के बारे में, तो नॉन स्टकी एंड्स, ऐसे एंड्स जो चिपकते नहीं है, नॉन स्टकी है। स्टकी का मतलब चिपकना, नॉन स्टकी नहीं चिपकना, उनको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। आगे लिखा है कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है कांस्टेंट लोकेशन पे, उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का नाम ही क्या है, जीनोम है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि इस पेयर के अंदर अगर मैं एक पेयर क्रोमोसोम को उठा लूं, जैसे ये 2 क्रोमोसोम उठा लिए, ये एक पेयर बन गया, इसका नाम अगर क्रोमोसोम 1 है तो इसका नाम भी क्या होगा, क्रोमोसोम 1 होगा। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम जरूर होते हैं, लेकिन
क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 22 ही होता है बेसिकली, ऑटोसोम जो होते हैं, और उसके बाद जो आते हैं दो, वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने यहां पे लिखा है क्रोमोसोम 1, तो दूसरा भी क्या होगा, क्रोमोसोम 1 होगा। इसका मतलब एक ही तरह के दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसी एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर। समझ पा रहे हो, एक ही टाइप के दो क्रोमोसोम होते हैं, इसी को कहा जाता है डिप्लॉइड कंडीशन, 2n कंडीशन। अगर इस एक क्रोमोसोम को हटा दिया जाए, बाकी एक एक क्रोमोसोम को उठा लिया जाए, तो उस एक एक क्रोमोसोम के सेट को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का नाम ही क्या है, जीनोम है। यानी कि एक एक टाइप के एक एक ही क्रोमोसोम लेने हैं, होते दो दो है डिप्लॉइड सेल के अंदर। ह्यूमंस के सेल्स भी कैसे हैं, डिप्लॉइड है, तो उनमें एक ही तरह के दो क्रोमोसोम होंगे, उनमें से एक को हटा देना और एक को ले लेना, और जितने भी टाइप के क्रोमोसोम है उन सब में एक एक को ले लेना, और उस एक एक को ली हुई स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, जीनोम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। आगे लिखा है कैरियोटाइप के बारे में, तो फिजिकल कैरेक्टर ऑफ जीनोम का नाम ही क्या है, कैरियोटाइप है। फिजिकल कैरेक्टर में आप सेंट्रोमियर की पोजीशन ले सकते हो, लेंथ ऑफ आर्म ले सकते हो। अब ये आर्म क्या होता है बेसिकली, जैसे क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इस बिंदु का नाम क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो आर्म दिख रही है, दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रही है, उसी का नाम क्या है, बेसिकली आर्म नाम होता है इनका। और इनमें से कोई आर्म बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है। जो बड़ी होती है लॉन्गर आर्म, उसको हमेशा क्यू बोलते हैं, और जो छोटी होती है शॉर्ट, उसे हमेशा पी बोलते हैं। नीट 2016 में क्यू और पी पे क्वेश्चन आ चुका है। बड़ी आर्म को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और छोटी आर्म को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट्स करना प्लीज। आयोडोग्राम क्या है, आयोडोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। अगर इन कैरेक्टर का ही आप ग्राफ बना देते हो तो उसी का नाम आइडियोग्राम है बेसिकली। और ये कैरियोटाइप और आइडियोग्राम दोनों जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग कैरियोटाइप होंगे, और उनके आयोडोग्राम भी, यानी कि आइडियोग्राम भी, उनके ग्राफ भी अलग अलग बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं क्रोमोसोम के बारे में इतना आपको समझा पाया हूं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं क्रोमोसोम का नंबर कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं, उसका एग्जांपल हमने लिखा है ओलोकेंथा। एक प्रोटोजोआ होता है, यानी कि एक एनिमल होता है बेसिकली। प्रोटोजोआ को पहले एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखा जाता था। इस ओलोकेंथा के अंदर 1600 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने हैं, 46 है, उसी प्रकार यहाँ पे कितने हैं, 1600 है। तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम क्रोमोसोम एनिमल्स के अंदर किसमें है, तो आप क्या लगाओगे, ओलोकेंथा, और उसमें कितने हैं, 1600। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम क्रोमोसोम इन प्लांट, तो आप क्या बताओगे, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम के अंदर 1263 1263 क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। उसका नाम क्या है, ओफियोग्लोसम। ये एक प्लांट है। पेड़ों में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसके अंदर है, ओफियोग्लोसम के अंदर कितने हैं, 1263 है। एनिमल्स के अंदर किसमें है, बेसिकली ओलोकेंथा के अंदर है, जो एक प्रोटोजोआ है, उसके अंदर 1600 क्रोमोसोम है। आई होप मैं इतना समझा पाया हूं। ये वर्ड्स आपको डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं सबसे कम क्रोमोसोम किसमें है, तो उसमें आता है एस्केरिस मेगास्कोरेक्स। एस्केरिस मेगास्कोरेक्स एक एनिमल है जिसके अंदर सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं। केवल कितने, 2 क्रोमोसोम होते हैं। और दूसरा एक प्लांट लिखा गया है हमारे सामने जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम होते हैं, उसका नाम है हेप्लोपस। इस हेप्लोपस प्लांट के अंदर केवल 4 क्रोमोसोम होते हैं, और एस्केरिस मेगास्कोरेक्स के अंदर बेसिकली 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर पूछा जाए मिनिमम क्रोमोसोम होते हैं तो क्या लगाएंगे, एस्केरिस। अगर पूछा जाए ऐसा एनिमल जिसके अंदर मिनिमम क्रोमोसोम होते हैं, तब भी क्या रहेगा, एस्केरिस। अगर पूछा जाए ऐसा प्लांट जिसके अंदर मिनिमम क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या लगाएंगे, हेप्लोपस। अगर पूछा जाए मैक्सिमम तो आप लगा ही दोगे, मिनिमम भी आप लगा ही दोगे। आगे लिखा है कि सबसे बड़े क्रोमोसोम कहां पे मिलते हैं, मैक्सिमम साइज ये होता है ट्राइलियम, जो कि एक एंजियोस्पर्म का पेड़ है बेसिकली। इस पेड़ के अंदर सबसे बड़े मैक्सिमम साइज के क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम। और सबसे छोटे या मिनिमम साइज के क्रोमोसोम कहां पे मिलते हैं, म्यूकर के अंदर, जो कि एक फंजाई है। अब ये प्रोटिस्टा, फंजाई, एंजियोस्पर्म ये क्या है, तो जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब ये चीजें और क्लियर होगी। अभी के लिए आपको ये वर्ड्स डायरेक्टली याद करने हैं और इन्हें बार बार पढ़ते रहना है ताकि आप भूल ना जाएं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं
4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं और इसका बेसिस रखा है हमने पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इस बेसिस पे क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल ही सेंटर में क्या मिलता है, सेंट्रोमियर मिलता है, और दोनों आर्म्स जो है इसे मान लेते हैं हम P और इसे मान लेते हैं Q। यहाँ पे क्या है, P और Q इक्वल है। इस टाइप के क्रोमोसोम को जिसमें दोनों आर्म्स क्या होती है, इक्वल होती है, और जो सेंट्रोमियर है वो कहां पे होता है, मिडल में होता है, इसका नाम रखा जाता है मेटासेंट्रिक। क्या रखा जाता है, मेटासेंट्रिक रखा जाता है। अगर ये जो सेंट्रोमियर है इस बीच वाली पोजीशन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि ऊपर वाली आर्म छोटी बने और नीचे वाली जो आर्म है वो थोड़ी बड़ी बने, और सेंट्रोमियर कहां पे है, यहां पे है, तो इसका नाम रखा जाएगा, छोटी वाली तो हमेशा P होगी, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, बड़ी वाली आर्म का नाम Q होगा। ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। यहां पर जो आप देखोगे तो Q बड़ा है किससे, P है, और इस क्रोमोसोम का क्या नाम रखा जाता है, सब मेटासेंट्रिक। एक होता है सेंट्रिक, एक होता है मेटासेंट्रिक बेसिकली, और दूसरा क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक। जो सेंट्रोमियर है वो मेटा है और यहां पर कैसा है, सब मेटा है, यानी कि मेटा से थोड़ा सा आगे है। अगर मैं बात करूं अगले क्रोमोसोम के टाइप की, ये 2 टाइप के क्रोमोसोम हो चुके हैं, मैंने आपके सामने बनाए। अगला क्रोमोसोम में थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं, देखना। अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा आर्म बनता है, ये सेंट्रोमियर है, इसका नाम अभी भी P होगा, इसका नाम अभी भी Q होगा। यहां पर जो Q है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे, P से। इसका जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है एक्रोसेंट्रिक। क्या नाम रखा जाता है इसका, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रखा जाता है। अगला अगर मैं टाइप ड्रॉ करूं तो इसके एक तरफ पूरी आर्म्स है और उसके टिप पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। यहां पर जो P है बेसिकली वो क्या है, 0, यानी कि एब्सेंट है P, ऐसा भी कह सकते हो। और ये तो Q आर्म है ही है, और सेंट्रोमियर तो आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है टीलोमियर बेसिकली, सॉरी इसका नाम रखेंगे टीलोसेंट्रिक, क्योंकि सब में सेंट्रिक वर्ड कॉमन आना चाहिए, तभी तो ये क्रोमोसोम के टाइप बनेंगे सेंटर के बेसिस पे। तो ये टीलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम है, जिसके टिप पे, टिलो के ऊपर टिप पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है और मेटासेंट्रिक है। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम है बेसिकली, जिनमें P और Q आर्म का साइज आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको समझाना चाहूंगा इनका शेप कैसा बनेगा। इन क्रोमोसोम का अलग अलग शेप बनता है। शेप कैसे बनता है, जब इस जो सेंट्रोमियर है उसके ऊपर काइनेटोकोर होते हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। यहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, इस क्रोमोसोम को खींचेगा, यहां से भी स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, इस क्रोमोसोम को खींचेगा, यहां से भी जुड़ेगा, इसको खींचेगा, और यहां से भी जुड़ेगा, इसको खींचेगा। जब ये खींचते हुए इनके पीछे आएंगे तो इनका शेप दिखेगा। बेसिकली सेंट्रोमियर ये रह जाएगा और दोनों तरफ से ऐसे ये जो आर्म्स है P और Q ये घसीटते हुए पीछे आएंगे, इसको इधर खींचा जा रहा है। तो इस क्रोमोसोम का जो शेप दिखेगा, क्या वो V की तरह दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए ये V शेप का क्रोमोसोम होता है, इसकी शेप को V बोला जाता है। अगर इसको खींचा जाएगा तो ये L टाइप का क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। ये जो है ये वाली डंडी बन जाएगी, और ये जो है ये पीछे रह जाएगा, इधर वाली डंडी बन जाएगी। इसका शेप अगर मैं आपको बताऊं तो ये J शेप का क्रोमोसोम दिखाई देता है, और इसका शेप अगर आपको मैं बताऊं तो ये I शेप का, स्मॉल I शेप का इसका शेप होता है इस टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का। तो मैं उम्मीद करता हूं क्रोमोसोम के बारे में आपको समझ में आया है। आगे कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो क्रोमोसोम के बारे में दी गई थी, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं, जिन्हें लैंप ब्रूस थ्योरी वगैरह बोलते हैं, जो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही करूंगा। थैंक यू सो मच, यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।